देखिए, मैं ये कह रहा था कि ऐसे क्यूसी भी आपको मिलेगी। अब मान लो कि इस पे लिख कैसे जाएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत होगी यार। एक मिनट बस। ठीक, ऐसे आपको पेपर मिलेगा। सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी भी क्वेश्चन है। अब कोई क्वेश्चन अभी नहीं लूंगा, अब मैं देखूंगा ही नहीं उधर, जो पूछना हो पूछो आराम से। सबसे पहले ये पोर्शन मत कीजिएगा। सबसे पहले आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 में इन चीजों को शुद्ध कीजिएगा। जैसे यहां पर है, मंत्री महोदय ने अपने मुख से स्वयं इस योजना की घोषणा की। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सामान्य तरीके से बस आपको लिख देना है कि मंत्री महोदय ने इस योजना की घोषणा की। ये भी सही है, स्वयं मुख से ये भी हटा देंगे तब भी चलेगा, या फिर मंत्री महोदय ने स्वयं इस योजना की घोषणा की, दोनों सही। फट से आपने लिखा, एक नंबर आपका पक्का। ध्यान से सुनिएगा, आपको सबको पता है, ठीक है, कि इसका क्या होगा, कैसे सॉल्व करते हैं, फिर भी ये जरूरी है। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, स्पीड मेंटेन रखिएगा। इस समस्या का मूल कारण क्या है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो इस समस्या का कारण क्या है, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, है ना। या फिर आप ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, इस समस्या के मूल कारण पर गंभीरता से विचार होना चाहिए, करना चाहिए, सॉरी करना चाहिए। आपने इसको किया, न्यायालय के निर्णय के बाद भी वह पूर्ववत पहले जैसा व्यवहार करता रहा। तो न्यायालय के निर्णय के बाद भी वह पूर्ववत व्यवहार करता रहा, पहले जैसा हटा दिया आपने। ऐसे इसको लिखा, वैज्ञानिकों ने इस घटना का प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अपनी आंखों से, तो क्या होगा, वैज्ञानिकों ने इस घटना का प्रत्यक्ष अवलोकन किया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष अवलोकन किया। समिति ने सभी सदस्यों की आपसी पारस्परिक सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया। तो यहां पर आपने क्या लिख दिया कि समिति ने सभी सदस्यों की आपसी सहमति से यह प्रस्ताव पारित किया। 5 नंबर आपके पक्के हो गए। अगर कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, फिर आप कर के 2 अर्थ लिखिए। तो कर के 2 अर्थ फट से आप देखिए, इस क्वेश्चन को करने में आप सोचिए कि आप सामान्य अपने जीवन में, जैसे मान लीजिए पढ़ा हुआ नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो मतलब सामान्य जीवन में आप जब इन शब्दों को सुनते हैं तो आपको क्या, तो एक कर आपको तुरंत याद आएगा, टैक्स। टैक्स से तो सब लोग परेशान है, राजस्व, शुल्क। तो आप लिखिए राजस्व या शुल्क। और दूसरा जो कर होता है वो हाथ होता है, हस्त, हाथ। आपने लिखा, 2 अर्थ लिख दिए, एक का लिख दिया हाथ, है ना, और एक का लिख दिया आपने राजस्व या शुल्क। लोटा किसका शब्द है, तो ये देशज, देशज से आया है, देशज शब्द है और हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफिनीशन बहुत सारे लिखने लगते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं, तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लड़कियां खेल रही हैं, इसमें क्रिया पहचानिए। अब देखिए, ये जो सवाल पूछा गया तो लोगों ने इसका उत्तर दिया सही था कि खेल रही हैं। तो खेलना यहाँ पर क्रिया है और रही है ये सहायक क्रिया है। लेकिन अगर भेद की बात कीजिए तो यहां पर क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया यानी कि यहां पर इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव बोलते हैं, इंग्लिश वाले जानते होंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहां खेलना क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, वाक्य में कोई कर्म नहीं है कि क्या खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है, शतरंज खेल रही है, या फिर क्रिकेट खेल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये क्या है, ये ऐसी क्रिया है जो अकर्मक क्रिया है। तो यहां पर 2 चीजें आपको लिखनी है, क्रिया क्या है और वो कैसी क्रिया है। कल शब्द के 2 भिन्न अर्थ लिखिए। तो एक कल हुआ जो बीता हुआ कल, और कुछ लोगों ने इसमें लिखिए आने वाला कल। तो ये दोनों कल जो है अगर आप लिखेंगे तो इसमें मार्क्स कट सकते हैं। यहां मतलब था कि एक आने या बीता हुआ कल की बात हो रही है, और एक कल पुर्जे की बात हो रही है, मशीन या यंत्र के संदर्भ में बात हो रही है। बात ठीक है, तो इसको किया, आपके 10 नंबर पक्के हो गए ना, ठीक है। आगे फिर आप आएंगे, मुंह की खाना। अब ये मुहावरा है, इस क्वेश्चन को भी ठीक से करिएगा। अब इसमें समस्या क्या आएगी आपको, इसमें जब 5 मुहावरे और लोकोक्तियां पूछे जाएंगे तो इनमें से हो सकता है 2-3 आपको आए, और 2-3 आपको ना आए तो घबराइएगा नहीं, 2-3 आपको ना आए तो घबराइएगा नहीं। आप जो आ रहा है, जैसे आपको याद आ गया कि मुंह की खाना, तो आपको पता है कि बुरी तरह से पराजित होना, या दूसरा अर्थ होता है अत्यधिक अपमानित होना। एक मुहावरे के 2-3 तरीके से अर्थ मिलते जुलते होते हैं। तो अगर आपको आ रहा है, देखिए यहां पर 1 नंबर में आधा नंबर अर्थ का होता है और आधा नंबर वाक्य प्रयोग का होता है, 50-50 होता है, 50-50। तो अर्थ लिखिए, अर्थ में ध्यान रखिएगा, हमेशा ये चीज आपको ध्यान रहे
कि अर्थ हमेशा सटीक लिखिएगा। दूसरी चीज मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि जगह इतनी ही मिलेगी, दूसरी कॉपी या कुछ आपको नहीं मिलेगा, तो आप जब सटीक अर्थ याद आ जाए तभी यहां पर लिखिएगा। अगर आ रहा है तो लिखिए, फिर वाक्य प्रयोग करिए, नहीं आ रहा है तो छोड़ के अगले मुहावरे पे जाइए। रंग में भंग डालना, किसी आनंद उल्लास या कोई मांगलिक अवसर है तो वहां पर क्या हुआ, कोई बाधा उत्पन्न हो गई, अप्रिय कार्य हो गया, अप्रिय बाधा उत्पन्न हो गई, बाधा तो अप्रिय ही होती है, तो विघ्न या बाधा उत्पन्न हो गई, तो ये आपने अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग किया। आ रहा है तो कर दिया। वाक्य प्रयोग करते समय बहुत बचकाने वाक्य प्रयोग मत कीजिएगा, और वाक्य जो भी बनाइएगा वो पूर्ण वाक्य हो। यानी कि जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि यहाँ पर बुरी तरीके से पराजित होने में, हमने कॉपीज देखी तो उसमें है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान मुंह की खा गया, ये इस तरह नहीं। या फिर आप मैच लिखिए, आपको पता है कि ये फला वर्ल्ड कप था या फला मैच था, या युद्ध की बात कर रहे हैं तो 1971 का युद्ध था, 65 का युद्ध था, जिस भारत चीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक संदर्भ उठा रहे हैं तो पुख्ता होना चाहिए, है ना, बात समझ में आ रही है। तो वो वाक्य प्रयोग इस तरह होना चाहिए। रामू श्यामू से ऊपर बढ़िए, राम श्याम 9-2-11 हो गया, राम ने श्याम को मारा 9-2-11 हो गया, इससे ऊपर बढ़िए, ये नौकरी दिलाने जा रहा है आपको पेपर, तो इस तरह वाक्य प्रयोग करिए। आप समसामयिक घटनाक्रम से उठाइए उदाहरण, आप ऐतिहासिक संदर्भ में अगर उठाइए तो तिथि सहित उसको लिखिए, तिथि का मतलब सन सहित उसको लिखिए। कोई आपने न्यू डेवलपमेंट लिया है तो उसके बारे में बिल्कुल सटीक बताइए, इस तरह वाक्य प्रयोग ऐसे करते चले जाएंगे। और मान लो कोई नहीं आता है तो जगह छूटी है, छोड़ देंगे, कोई यहाँ पे ये नहीं है ना कि आपको सीक्वेंस भिड़ाना है, इससे समय बचेगा। यहाँ पर आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि जो लोग टेस्ट दे रहे हैं इसका प्रिंट आउट निकलवा के दें। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, कुछ लोगों ने, उनके पास समस्या थी या जो भी था, ऐसा नहीं किया, नहीं कर पाए, तो उन्होंने ऐसे ही भेज दिया लिख के। लेकिन इसमें प्रैक्टिस करना ठीक होता, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब फिर ये प्रश्न आ गया पांचवा, अब इसको टैकल करेंगे। स्वर संधि क्या है? अब स्वर संधि जब पूछी जा रही है तो आपको शॉर्ट में लिखना है कि दो स्वरों के पास पास होने, पास पास आने और उनके पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, पास पास आने पर उनके पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो उसको संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे आपने उदाहरण दे दिया, कोई उदाहरण दे दिया, सुरेश दे दिया, देवालय दे दिया, तो आपने लिखा सुरधन ईस बराबर सुरेश, और दिखा दिया कि यहाँ पर आ अति मिलकर ए बन रहे हैं, ठीक है, तो स्वर संधि ये आपने दिखा दी। उसके भेद को आपने बता दिया, अगर आपने यहाँ पर भेद भी बता दिया कि इसके 5 भेद होते हैं, और आपने वहां पर लिख दिया दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, इन 5 को आपने लिख दिया, तो आपके मार्क्स बिल्कुल 1 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। कई बार केवल परिभाषा लिख के उदाहरण देंगे तो आधे नंबर मिलेंगे। अगर आपको आता है तो पूरा लिखिए, नहीं आता है तो घबराइए नहीं, जितना आता है उतना लिख के चले आइए, ठीक है। हाँ, भेज देंगे, पेपर भेज देंगे, बिल्कुल। संधि का प्रकार पहचानिए, 1 नंबर का सवाल और आ गया संधि से। अब इसको जब आप लिखेंगे तो कैसे करेंगे, आप पहले इसका संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद करेंगे, जगत धन नाथ, है ना। और संधि का प्रकार आप लिखेंगे कि यहां पर कैसी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। दूसरा यहां पर दिया हुआ है सज्जन, तो सत धन जन, और यहां पर भी आप बताएंगे कि यहां पर कैसी संधि है, उसका प्रकार बता देंगे। तो इस तरीके से ब्रैकेट में लिख के प्रकार आगे बढ़िए। सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के कार्य या व्यापार का फल सीधे कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधे कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, अभी मैंने बताया था ना वहां पर। तो इस प्रकार की क्रियाओं में सदैव जो कर्म है, सदैव कर्म उपस्थित मिलेगा आपको, या कर्म की पूर्ण संभावना बनी रहती है, ठीक है। जैसे उदाहरण आप दे दोगे कि मोहित फल आम खाता है, मोहित अंगूर खाता है, ये इस तरीके से खाना खाता है, तो ये उदाहरण दे दोगे। यानी जहां पर भी आपको परिभाषा लिखनी है उदाहरण जरूर देना है ना। फुटबॉल खेल रहा है तो फुटबॉल पर पड़ रहा है ना, जैसे अभी हमने बात की थी। उचित विराम चिन्ह लगाइए, बहुत ही सरल प्रश्न है यहाँ पर, देखिए आपसे बहुत ही सरल सवाल पूछा गया है। तो विराम चिन्ह से जीवन में सफलता के लिए परिश्रम, कौमा, अनुशासन, कौमा, धैर्य, अब कौमा नहीं लगाएंगे, हिंदी में इसके और के पहले कौमा नहीं लगता, और आत्मविश्वास आवश्यक है, ठीक है। तो परिश्रम, अनुशासन, धैर्य, इनको पृथक करना पड़ेगा, और से पृथक हो ही रहा है तो यहां समय कॉमा लग जाएगा। निम्नलिखित शब्द का ऐसे और भी आपको जितने भी हमने चिन्ह बताए थे 18-19, उनको सब का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कहां पर पूर्ण विराम लगता है, कहां पर अल्प विराम लगता है, कहां पर अर्ध विराम लगता है, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहां पर लगता है ना, ऐसे आश्चर्यबोधक जो चिन्ह है वो कहां पर लगता है, ये सारा याद कर लीजिएगा एक बार, मतलब रिवीजन कर लीजिएगा।
अब एक सवाल बहुत मजेदार इस पेपर में हमने जानबूझ कर डाला था, निम्नलिखित शब्द का तत्सम रूप लिखिए। कभी कभी सवाल ऐसे भी दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत स्मार्टली इसका उत्तर दिया। नासिका वास्तव में तत्सम रूप ही है ना। नासिका क्या है, ये तत्सम रूप है और ये संस्कृत निष्ठ शब्द है और इसका तद्भव जो होता है वो नाक होता है। तो आप लिखिए कि यहां पर उत्तर क्या होगा आपका, कि नासिका स्वयं तत्सम रूप है और इसका तद्भव नाक होता है। तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि जो भी शब्द आपको दिया जा रहा है तो वो भाई आप लिखिए स्वयं में ये तत्सम रूप है, ऐसा भी हो सकता है। तो एक ये भी सवाल आपसे, तीसरा पेपर भी मैं आपको दे दूंगा। आप लोगों को पेपर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। फिर आएगा भाषा एवं बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कुछ लोगों ने बड़े अच्छे से लिखा। अब आप कहेंगे कि अंतर स्पष्ट करना है, एक नंबर का है, जगह कम है। इतनी जगह में भी आप 30-35 शब्दों का आंसर लिख सकते हैं। अगर एक लाइन यहां लिखें, दूसरी यहां लिखें, तीसरी चौथी 4 लाइन तो कम से कम लिख सकते हैं और 4 लाइनों में 30-35 शब्द आराम से आ सकते हैं। तो इतना काफी है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि इसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है ना। और दूसरा किसी ने कहा कि मैं इतने लिख के छोड़ दिया। तो आप पॉइंट में लिखिए, है ना। पहला लिखिए कि भाषा का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत और बोली का सीमित। दूसरा पॉइंट लिखिए कि भाषा का अपना मानक सुव्यवस्थित व्याकरण बोली का नहीं होता है। तीसरा लिखिए भाषा का अपना समृद्ध लिखित साहित्य बोली का नहीं होता है। और चौथा पॉइंट लिखिए कि भाषा राज्य का शिक्षा न्यायपालिका संविधान आदि में प्रयुक्त होती है, बोली नहीं होती है। 4 पॉइंट लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। जहां पर मैंने बार बार कहा है, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत काम आने वाला नियम है। बार बार मैंने कहा है कि जहां पर आपके पास कंटेंट ज्यादा है और जगह कम है, शब्द कम है, तो वहां पर आप क्या करिए, आप बुलेट पॉइंट में लिखिए। और जहां पर आपके पास कंटेंट कम है और जगह ज्यादा है, कंटेंट नहीं याद आ रहा है, नहीं तैयार है, तो वहां पैराग्राफ में लिखिए। पैराग्राफ में शब्द बढ़ जाते हैं, बुलेट पॉइंट में शब्द कम हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातों को आप संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, आपके ऑप्शनल में बहुत ज्यादा ये काम करने वाला है नियम। ठीक है, कॉलम में लिख सकते हैं। कॉलम क्या होता है, अच्छा ऐसे बॉक्स बना के, बॉक्स वॉक्स क्यों बनाएंगे, बुलेट पॉइंट में लिखिए। बॉक्स बनाने में आपको जो समय खर्च होगा आपका वो यहां पर बच जाएगा। ठीक है, ये नियम बहुत बड़ा नियम है, ये ध्यान रखना। बुलेट पॉइंट जहां पर आपके पास कंटेंट ज्यादा है, लिखना कम है, जगह कम है, समय कम है, कुछ भी कम है, कंटेंट ज्यादा है। और जहां पर आपके पास कंटेंट कम है और बाकी सब ज्यादा, तो आप उसको पैराग्राफ में, ये ऑप्शनल में बहुत काम आएगा। यहां पर आप ऊष्म व्यंजन बहुत सारे लोगों ने ऐसे सीधे छाड़ दिया, हालांकि उसमें अंक दे दिए गए हैं, 1 नंबर दे दिया गया है। लेकिन सही तरीका है कि आप थोड़ा सा यहां पर बता दें कि ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो आप लिखिए कि ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख के अंगों में पारस्परिक घर्षण होता है, पारस्परिक घर्षण होता है और घर्षण से वायु उष्म हो जाती है ना, गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। 1.5 लाइन 2 लाइन में ये परिभाषा लिखिए और इसको छांट दीजिए कि इनमें कौन कौन से हैं। तो आपको पता चलेगा, सा है, श है, स है और हा है। ये व्यंजन आपने लिख दिया और नीचे स्पष्टीकरण दे दिया, या पहले परिभाषा लिख दी, बाद में इनको लिख दिया कि इसमें दिए गए व्यंजनों में से उष्म व्यंजन निम्नलिखित है। और फिर नीचे आपने समझा दिया कि किस आधार पर आपने छांटा है। ठीक है, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द तो आपने लिख दिया। अब देखिए, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए। ज्यादातर कॉपीज में हमने देखा कि उन्होंने आंसर जो है वो बहुत अच्छा लिखा, लेकिन वर्तनी दोष कर दिया। हिंदी का टीचर कभी भी वर्तनी दोष में माफी नहीं देता है। आप ज्योग्राफी लिख रहे हैं, आप सिविक्स लिख रहे हैं, आप इतिहास लिख रहे हैं, वहां पर आपसे कुछ व्याकरणिक दोष होंगे, वर्तनी दोष होंगे, तो कुछ हद तक माफ कर दिया जाएगा, बहुत हद तक वहां भी नहीं। लेकिन हिंदी के पेपर में वर्तनी दोष बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा, कदापि माफ नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको अवसर मिला है, बिल्कुल आप सिलेक्शन के करीब हैं। एक दिन बस अपना बना लीजिए, फिर अगर दूसरी नौकरी में जाना है तो ठीक है, नहीं तो बहुत जिंदगी आपकी सुकून से इस नौकरी में कट जाएगी। बहुत अच्छी नौकरी है ये, बहुत अच्छी नौकरी है। आपको सम्मान भी मिलेगा, आपको अच्छी एक स्मार्ट सैलरी भी मिलेगी। आप जब लिख रहे होंगे तो ये सोच के जाइएगा कि एक बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। आपको कितनी भी चिंता हो रही है, आप ये सोच के जाइए कि ये ईश्वर ने आपको एक उपहार दिया है जिसका लाभ आपको उठाना है। कोई गलती आपको नहीं करनी है, वर्तनी दोष मत कीजिएगा। आप यकीन मानिए कि वर्तनी दोष का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और आप जैसे संवेदना का अर्थ पूछा गया, तो समान वेदना यानी पर दुख कातरता, यानी कि किसी अन्य प्राणी के कष्ट या पीड़ा दुख
अनुभूतियों को अपने हृदय में हूबहू समझना, हूबहू उतार लेना, हूबहू मानसिक व भावनात्मक क्षमता जो समझने की होती है उसको संवेदना कहते हैं। तो आप उतना लिख के समझा दीजिए इसको, एक नंबर आपको मिलने जा रहा है। कुछ लोगों ने बस संवेदना की पर्यायवाची लिखी, ठीक है। तो इस तरीके से गंगा के दो पर्यायवाची, कुछ नहीं करना है, गंगा के दो पर्यायवाची निम्नलिखित है और दो पर्यायवाची लिख दीजिए। देखिए, सलीके से परसा हुआ भोजन, नमक रोटी और एक प्याज का टुकड़ा भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ऐसे दुत्कार के दिया हुआ या बेमन दिया हुआ पनीर, बटर रोटी, बटर नान, खीर, रसगुल्ले, कुछ भी दीजिए, लो खा लो, वो अच्छा नहीं होता है। इसी तरीके से कंटेंट जो होता है, जो भी आपके पास है उसको सलीके से सजा दीजिए, सलीके से सजा दीजिए, जो है वो खिलाएंगे। नहीं बहुत अच्छा है लेकिन तमीज से। आप जान लीजिए कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा अगर तमीज की कहीं जरूरत पड़ती है तो वो बोलने में पड़ती है। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। और क्योंकि यहां बोल के नहीं, आपको उत्तर देना है लिख के, तो यहां पर लिखने में तमीज होनी चाहिए। और ये तमीज आपने दिखा दी, आपने प्रस्तुत कर दिया बहुत अच्छे से, तो कमजोर भी बातें बहुत अच्छे से चलेंगी। और अच्छे से प्रस्तुत नहीं किया तो खाने वाले को मजा नहीं आएगा, कॉपी चेक करने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, वो नंबर जो है काट लेगा। फिर आप आइए 7वें क्वेश्चन पे। यहां तो बिल्कुल फ्री के नंबर है। दुर्व्यवहार, अत्यधिक निरीक्षण, कृतज्ञता, स्वाधीनता, इसकी स्पेलिंग दुरुस्त करनी है। साफ साफ लिखिएगा, कुछ नहीं करना है, बस सही वर्तनी। अब ये कृतज्ञता गलत है, खाली ता हटाना है। यहाँ स्वाधीनता करना है, निरीक्षण करना है। अत्यधिक, दुर्व्यवहार में ऊपर रेफरा लग जाएगा। बात समझे, बात समझे। तो इस तरीके से आपने इसको पूरा कर दिया। अब इस पूरे काम में यहां डिस्कशन करने में हमको 10 मिनट लगे, ज्यादा 12-13 मिनट लगे होंगे। अरे हम कह रहे 15 मिनट लग गए हैं, अरे और मान लो 20 मिनट लगे हैं। लेकिन इस 20 मिनट में आपने जो काम किया है, 20 मिनट में मान लेता हूं, इन पूरे प्रश्नों में 20 मिनट, मुहावरे मान लो 1-2 छूटे हैं आपके, तो इस 20 मिनट में 25 मिनट, 20-25 मिनट के बीच में आपने अपने 30 नंबर का पेपर हल कर डाला। मान लो कुछ सवाल नहीं आ रहे हैं तो 22, 23, 24 नंबर, 25 नंबर का पेपर हल कर डाला। अब आप यहां पर आ जाइए तुरंत, बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन में आइए और सबसे पहले पैराग्राफ आप बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। मैंने हमेशा कहा है आपसे कि पहली मर्तबा, प्रथम दृष्टया, फर्स्ट टाइम, क्या प्यार हो गया? इससे प्यार करिए। जो पहली नजर में होता है वो बहुत अलग होता है। पहली बार इसको अब ध्यान से पढ़ लीजिए। आप अभी बहुत थके नहीं महसूस करेंगे। कारण क्या है? ये छोटे छोटे सवाल थे, छोटे 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 सवाल थे। इसको करने के बाद ठीक ठाक थकेंगे आप, ठीक है ना। हाँ, हमने जितने निबंध दिए उनमें से अपने सेक्शन का इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिए। और अभी सवाल मत पूछिए, इस पर ध्यान कंसंट्रेट करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर ध्यान संकेंद्रित करिए। तो आप एक मर्तबा तो इसको ऐसे ही पढ़ जाइए कि समय जीवन की सबसे अमूल्य निधि है, जिसे ना तो स्वर्ण मुद्राओं से क्रय किया जा सकता है और न ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो क्षण एक बार व्यतीत हो जाता है वह चिरकाल के लिए विलुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय का सदुपयोग नितांत आवश्यक है। ऐसे पढ़ने से क्या समझ में आएगा? इतनी तेजी से नहीं पढ़ना है। ऐसे तो पंडित जी कथा बांटते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना कैसे है, ठीक है ना। आप समझिए, समय जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। रुकिए थोड़ा सा, जिसे ना तो स्वर्ण मुद्राओं से क्रय किया जा सकता है और ना ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जो क्षण एक बार व्यतीत हो जाता है वह चिरकाल के लिए विलुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय का सदुपयोग नितांत आवश्यक है। सोचिए, जो मनुष्य समय के महत्व को हृदयंगम करते हैं और उसका सम्यक उपयोग करते हैं, वे जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं। समझ में आ गया? इसके विपरीत, रुकिए, कॉमा पे रुकिए, जो व्यक्ति समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं उनके भाग्य में पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता। प्रकृति स्वयं हमें समय की अनुशासनबद्धता का पाठ सिखाती है। सूर्यदेव प्रतिदिन नियत समय पर उदित होते हैं और अस्त होते हैं। ऋतुएं अपने सुनिश्चित क्रम में परिवर्तित होती रहती हैं। यदि प्रकृति के ये शाश्वत नियम कभी विचलित हो जाए तो समस्त सृष्टि का संतुलन ही डगमगा जाए। ऐसे ही पढ़िए, रोचकता के साथ, मजा लेके पढ़िए, बिल्कुल रम जाइए उसमें। और इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में अनुशासन और समय प्रबंधन की भावना को आत्मसात करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में तो समय का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यही वो स्वर्णिम काल होता है जब व्यक्ति की सुदृढ़ नींव रखी जाती है।
महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद तथा चाणक्य जैसे महापुरुषों के जीवन चरित्र से भी यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने समय के प्रत्येक क्षण का विवेकपूर्ण उपयोग करके ही महान उपलब्धियां अर्जित की। विवेकपूर्ण उपयोग करके ही महान उपलब्धियां अर्जित की। अतः हमें चाहिए हम प्रतिदिन एक व्यवस्थित समय सारणी बनाएं और उसका निष्ठापूर्वक पालन करें। स्मरण रहे, समय ही धन है और इसका उचित उपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। ध्यान से पढ़ लिया। रेखांकित अंश पे जाइए, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए सबसे पहले। मैंने यही समझाया था ना। अच्छा चलिए, कोई बताइए आप में से कि हमने कौन से प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले कहा था और सबसे बाद में क्या करना है। मैंने सबसे बाद में कौन सा प्रश्न हल करने कहा था? जो बता लेगा उसने समझ लो ध्यान से पढ़ा है, समझा है। और जो नहीं बता पाएगा, प्रश्न संख्या 2, सबसे लास्ट में हमने क्या देने कहा था? सबसे शीर्षक। वेरी गुड। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या करना है? शीर्षक। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सबसे लास्ट में हमने क्या कहा था? सबसे लास्ट में हमने कहा था शीर्षक देना है। इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। और जब इस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे होंगे तो पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर और उसके बाद में आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या। कभी भी रेखांकित अंश जो दिया होता है केवल उसी की व्याख्या नहीं करनी होती है, उसके ऊपर और नीचे बढ़िए आप। और वास्तव में होता क्या है, ये पूरे पैराग्राफ की सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि प्रकृति स्वयं हमें समय की अनुशासनबद्धता का पाठ सिखाती है ना। सूर्य देव प्रतिदिन नियत समय पर उदित होते हैं और अस्त होते हैं। ऋतुएं अपने सुनिश्चित क्रम में परिवर्तित होती रहती है। तो ये पूरे जिस्ट है ये, है ना, एक रूप में, है ना। BADC, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो और ये प्रश्न देखिए यहां पर कि प्रकृति। अब यहां पर इसको पेपर को कठिन बनाने की कोशिश की गई है। वही यहां पर पूछा गया है और वही व्याख्या में पूछा जा रहा है। यहां पर थोड़ा सा कठिन इसलिए है कि अगर आप सेम कंटेंट, एक जैसा कंटेंट लिख देंगे तो बड़ी समस्या होगी। लगेगा कि अरे एक ही कंटेंट दोनों जगह, और दोनों जगह अगर एक ही कंटेंट कोई व्यक्ति दे रहा है यानी कि उसको लिखना नहीं आ रहा है, लिखना नहीं आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो आपको दोनों जगह अपनी बातें बदलनी है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर को देने में आप पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। यहां पर आप स्वतंत्र हैं। अगर आप टू द पॉइंट लिख देते हैं बुलेट पॉइंट में तो भी बहुत अच्छा है, पैराग्राफ में देते हैं तो भी अच्छा है। यहां पर जब आप आएंगे तो इस प्रश्न की सबसे विशेष बात है कि इस लाइन में क्या कहा गया है, ये आप बताइए। उसको कहते हैं प्रसंग, संदर्भ। तो संदर्भ तो आप संदर्भ इस रूप में कि इस लाइन में कहा क्या गया है। संदर्भ इस रूप में नहीं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फला से लिया गया, ये तो आपको नहीं पता है। आपको पता भी है तो आपको नहीं इसमें दिखाना है क्योंकि ये अपठित गद्यांश है आपके लिए। आप यहां पर बस विशेष में आप भले लिख दीजिए कि ये ऐसी बातें कहां कही गई। इसमें आप संदर्भ जरूर लिखिए, प्रसंग जरूर लिखिए कि कहा क्या गया है। तो प्रकृति की अनुशासनबद्धता के बारे में यहां पर बात बताई गई है कि प्रकृति किस तरीके से अनुशासनबद्ध होकर कार्य करती है, जिससे कि जो हमारा जीवन है, जिससे कि जो ये क्रम है, सुनिश्चित क्रम चलता रहता है। तो ये अनुशासन का पाठ हमको कैसे पढ़ाती है ये बताया गया है। इसको व्यवस्थित तरीके से लिखें तो क्या लिखेंगे, कौन बताएगा? कोशिश करिए, कोई कोशिश करिए। जैसे पहला तो इसमें लेखक ने, आप ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने मानव जीवन में समय की महत्ता और उसकी क्रियात्मक परिणति को स्पष्ट किया है। उसकी क्रियात्मक परिणति को स्पष्ट किया है। उसके अनुसार समय का महत्व केवल बौद्धिक विचार नहीं है, बल्कि इसे जीवन के व्यवहारिक आचरण में गहराई से, जैसे यहां पर क्या है, हृदयंगम करना। हृदयंगम करना, तो हृदयंगम करने का मतलब यहां पर क्या है कि गहराई से, यहां से इसको उठाएंगे। हृदयंगम करने का मतलब उतारना, है ना, आवश्यक है। और जब व्यक्ति समय के प्रत्येक क्षण को अमूल्य मानता है, हृदय से स्वीकार करता है, ठीक है, उसकी सम्यक संतुलित और सृजनात्मक उपयोग उसका करता है, ठीक है, तो वो किस तरीके से, तो ये उस प्रश्न का आंसर
जो आगे पूछा गया है और ये जो यहां पर दिया हुआ रेखांकित अंश है वो अलग हो जाएगा। कम से कम 3 गुना में आप लिखिए, 3 गुना से ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, जो आप यहां पर लिख पा रहे हैं लिखिए, कोई हिंदी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुल मिला के इसकी व्याख्या। अब फिर आप इस पे आइए और इसको उदाहरण दे दिए कि जिस प्रकार जो सूर्य है और ऋतुएं हैं ये अपने क्रम को परिवर्तित करती हैं, किस तरीके से ये अपनी चीजों को निरंतर करती हैं, और यदि प्रकृति इन शाश्वत नियमों का पालन न करे, इससे विचलित हो जाए तो दिक्कत होगी। ऐसे पुरुषों मतलब ऐसे इंसान को भी करना चाहिए, ठीक है ना, इसी तरीके से इंसान को भी करना चाहिए। अब फिर आप दूसरा हो गया, पहला हो गया, अब अभी तीसरे पर मत आइए, अब आप आइए इसका संक्षेपण लिखिए इस पूरे पैराग्राफ का। अब आप इसमें जब काउंट करेंगे तो नियर अबाउट आपको जो शब्द मिलेंगे वो 280-85 के आसपास मिलेंगे। तो 280-85 शब्दों में, हाँ ऐसे शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड में आते ही नहीं, कोई बात नहीं है, डिफिकल्ट वर्ड नहीं आते हैं, आप बिल्कुल सरल शब्दों में लिखिए। व्याख्या में तो डिफिकल्टीज को बिल्कुल जितना आप सरलीकृत कर सके, जितना आप सरल कर सके, उसको तोड़ देना है, शब्दों को तोड़िए, उसका अर्थ निकालिए, और जितने सरल शब्दों में आपको समझ में आया है उस तरीके से उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, जो गद्यांश है। तो 280-85 शब्दों का मोटे तौर पर नहीं, इसको काउंट कर लीजिएगा। तो 90-95 या 90-100 के बीच में आपका होना चाहिए, एग्जैक्ट 1/3 होना चाहिए। एक दो शब्द कम ज्यादा हो जाते हैं तो परेशान मत होइएगा, कटिंग मत कीजिएगा, कोई भी ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप कटिंग कर डालें। अब जब मूल भाव यहां पर लिखना है तो यहां पर लोग गलती ये कर रहे हैं कि यहां पर भूमिका बांध ले रहे हैं, जो व्याख्या में प्रसंग लिखते हैं वो यहां लोग लिख दे रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः वो प्रश्न अलग होगा, रेखांकित अंश अलग होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो जानबूझकर किया जाता है। तो एक पेपर में मैंने ऐसा भी दे दिया, जैसे ये पेपर है, तो ऐसा सामान्यतः होगा नहीं। अब यहां पर जब आपको संक्षेपण करना है तो कोई भूमिका नहीं बांधनी है, कोई निष्कर्ष नहीं लिखना है। यहां कोई भूमिका, कोई निष्कर्ष नहीं, आपको सीधे, जैसे समय के बारे में बात हुई है तो इसको 2-3 बार पढ़ के और इसका पहले रफ कर लीजिएगा, इसको डायरेक्ट मत लिखिएगा। जैसे समय जीवन की सबसे अमूल्य निधि है, जिसे ना तो स्वर्ण मुद्राओं से क्रय किया जा सकता है। संक्षेपण में जितने उदाहरण होते हैं, जितने प्रसंग होते हैं, जितने समझाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उन सबको हम हटा देते हैं और यहां पर हम लिखते क्या है, यहां पर हम लिखते हैं उसका जिस्ट, उसका मेन पॉइंट, जो उसका जिस्ट होता है। तो पहली लाइन से क्या निकलेगा कि समय जीवन की अमूल्य निधि है ना, और ये ऐसे ऐसे खरीदा वरीदा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो समय जीवन की सर्वाधिक अमूल्य और अप्राप्य निधि है। क्यों, यहां से पूरा आप उठाओगे, यहां तक आओगे तो एक बार लुप्त हो जाता है तो सदुपयोग नितांत आवश्यक है, चिरकाल की विलुप्त हो जाता है तो दोबारा वो मिलता नहीं, ठीक है। तो आप इतना एक लाइन में लिख दीजिए कि समय जीवन की सर्वाधिक अमूल्य और अपर्याप्त निधि है। इसके महत्व को आत्मसात कर सदुपयोग करने वाले व्यक्ति जीवन में उच्चतम सफलता अर्जित करते हैं, है ना। और इसका अपव्यय करने वाले सदैव पश्चाताप के अतिरिक्त तो कुछ भी शेष नहीं रहता, तो हटा दीजिए। अपव्यय करने वाले सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। फिर आप आगे आइए, ठीक है। सूर्यदेव नियत समय पर, आप जैसे समय पर लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो आप लिखिए सूर्यदेव के नियत उदयास्त और निश्चित, मतलब उदयास्त आपने शब्द यूज कर लिया, उदय और अस्त। और आपने कहा कि ऋतु चक्र के माध्यम से स्वयं प्रकृति अपने शाश्वत समय अनुशासन की शिक्षा देती है, आपने इसको शॉर्ट में कर दिया। और फिर आप आए, मतलब ये विचलित हो जाए ये सब कुछ नहीं। इसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन काल में समय प्रबंधन भी करना चाहिए। तो मानव जीवन विशेषतः विद्यार्थी काल में व्यक्तित्व की सुदृढ़ नींव रखने के लिए समय प्रबंधन आवश्यक है या अनिवार्य है, कर दीजिए अनिवार्य है। गांधी जी, विवेकानंद जैसे युग पुरुषों की महान उपलब्धियां प्रत्येक क्षण के विवेकपूर्ण नियोजन का प्रतिफल थी। अतः हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन एक व्यवस्थित समय सारणी बनाएं, उसका निष्ठापूर्वक पालन करें, समय स्मरण रहे कि समय ही धन है, इसका उचित उपयोग सफलता की कुंजी है। तो आप इसको ऐसे सॉर्ट करिए, अतः दैनिक व्यवस्थित समय सारणी का निष्ठापूर्वक पालन करना ही सच्ची सफलता का एकमात्र मार्ग है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में आपने लिख दिया, इसको शॉर्ट में आपने लिख दिया, बात समझ में। और शॉर्ट में लिख के आप शब्द काउंट करिए, और शब्द काउंट करके जहां पर आपका ये समाप्त हुआ है यहां पर आप ब्रैकेट में इसको डाल दीजिए कि 94, 95, 96 जो भी शब्द आ रहे हैं गिन लीजिएगा। हाँ, गांधी जी भाई महापुरुष है तो महापुरुषों का नाम लिख दिया,
या आपने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मेन लाइन थी ना भाई, किसने किया, तो गांधी जी ने, या हटा दिया तब भी चलेगा, लिख दिया। शब्द को गिनेंगे, एक एक शब्द गिनेंगे, जैसे इसके गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो इसमें आपने ना, ही, है, से, ये सब गिना है, तो आप जो लिखेंगे उसमें भी गिन लेंगे। इसका 1/3 होना है, तो इसमें आप सारे गिन रहे हैं, तो आप अपने में भी सारे गिन के 1/3 कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना होने वाली। ठीक, तो इस तरीके से कर देंगे। अब बात आती है किसकी, अब आपने देखिए, मैंने आपसे कहा था कि संक्षेपण पैराग्राफ का 1/3, और संक्षेपण होता है शीर्षक, यानी पैराग्राफ का 1/10। 95 शब्दों का पैराग्राफ है, यानी कि 1/10, 10 शब्दों से भी कम, और मैंने कहा है 5 शब्दों से ऊपर नहीं लिखना है इसका शीर्षक। अब शीर्षक लिखते समय लोग क्या करते हैं, बहुत बार शीर्षक की परिभाषा और ये सारी चीजें वो करने लगते हैं कि चलो परिभाषा दे देते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा और प्रभावी बना देते हैं। मेरा मानना है कि वहां पर परिभाषा वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आपको शीर्षक अगर देना है तो ये तरीका होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर आप लिखिए शीर्षक, ऐसे कोलन लगा दीजिए, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, आपको क्या लगता है, आप लोगों ने कोई शीर्षक बताया है? शीर्षक समय का सदुपयोग, और कोई शीर्षक बताइए, सारे लोग बताइए। शीर्षक निकालना मैंने आपको सिखाया था कि सबसे ज्यादा बार जो शब्द आए तो समय आया है, तो समय तो रहेगा ही। ठीक है, तो सबसे बढ़िया आप जैसे समय, और दूसरा इसमें प्रबंधन की बात की गई है, तो समय प्रबंधन। ठीक है, और अच्छे से लिखना है तो सफलता का मूल मंत्र लिख दीजिए, सफलता का मूल मंत्र, एक ही लाइन में इसको लिख दीजिएगा। यहां पे थोड़ा छोटा हो गया इसलिए मैं नहीं आई, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, ऐसे लिखिए, शीर्षक कोलन लगा दीजिए, समय प्रबंधन, समय प्रबंधन, सफलता का मूल मंत्र, सफलता का मूल मंत्र, और इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए। एक्चुअली इसमें पीडीएफ पे लिखते नहीं बनता है, ऐसे ही लिख जाता है, और इसमें वर्तनी दोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो सकता है, आप लोगों ने क्या लिखा, समय का महत्व और प्रबंधन, ये भी चलेगा, है ना। मनुष्य जीवन में समय का महत्व बड़ा है, समय प्रबंधन सफलता का मूल मंत्र, ये ठीक है। समय प्रबंधन से सफलता, ये भी सही है ना। दूसरा आप कह सकते हैं समय ही, रहने दीजिए, और बहुत सारे लोग 2-3 शीर्षक लिख देते हैं, आप कोशिश करिए एक लिखिए। आप 2 शब्द लिखने को मैंने कभी नहीं बोला, मैंने कहा था कि कम से कम शब्द में लिखिए, 1 में हो जाए तो अच्छा है, 2 में हो जाए तो अच्छा है, 5 तक लिख सकते हैं। हाँ, समय जीवन की अमूल्य निधि, बहुत बढ़िया। रफ पीछे पीछे, जो पीछे का वो रहेगा, मैं मंगा के आपको क्यूसीए भी दिखाता हूं, दिखा रहा हूं। समय एक अमूल्य निधि, अच्छा शीर्षक है। ऐसा पेपर आज बताया, पहले कहां बता देते थे पेपर, एक पेपर दे दीजिए क्यूसीए में, जो सेकंड वाला पेपर जो रखा, और अगर बताता ही नहीं तब क्या होता, बताइए। बताया ये अच्छा है, ये नहीं कह रहे हो। देखो, ऐसे कॉपी मिलेगी आपको, जैसे ये देखो, इसको समझो, बता तो रहे नहीं, ये वो तो आप लोग तुरंत वो क्यों हो जाते हैं पेपर दिखा रहे है ना। देखो, ऐसे ये पहला रहेगा, इसमें अपना पूरा डिटेल आप भरेंगे, ऐसे रहेगा। फिर देखिए आपका ऐसे पेपर, ऐसे ही पेपर रहेगा, ऐसे ही आईएएस प्रेप नहीं लिखा रहेगा उसमें, आईएएस प्रेप नहीं लिखा रहेगा, इस तरीके से ऐसे ही कॉपी रहेगी, देख रहे हो, इस तरीके से देखो, बिल्कुल ऐसे ही, आईएएस प्रेप नहीं लिखा रहेगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। निबंध के लिए 1 2 3 4 5, है ना, 5 दूनी 10, 10 11 पेज दिए रहेंगे, और यहां पीछे एक ये जो पेज बचेगा, इस पर लिखे रहेगा रफ कार्य हेतु। प्रश्न नहीं लिखना होगा, प्रश्न इसमें लिखा रहेगा, ये देखिए ना, ये देखो प्रश्न लिखा हुआ है, ये देखो प्रश्न लिखा है, देखो प्रश्न लिखा है, देखो, लिखा, और देखो,
इतनी देर से बता रहे हैं ही नहीं आईएएस प्रेप लिखा नहीं मिलेगा। ये देखो ऐसे प्रश्न लिखे रहेंगे, देखा? ये देखो, अब अगर वो बदल देगा कुछ तो हिंदी वाले में प्रश्न नहीं लिखा रहता है तो ये बदल देगा तो भाई बदल देगा। अभी तक तो ऐसे ही हुआ है, क्यूसीएबी का यही मतलब होता है। अब ऐसा तो मुझे तो नहीं पता है। ठीक, ऐसे लिखा रहेगा। आपको उत्तर लिखना है केवल, आपको और कोई काम नहीं करना है, आपको केवल उत्तर लिखना है। ठीक है, समझ गए? पीछे ये रफ पेज, इस पे लिखा रहेगा रफ कार्य हेतु। हमारे यहाँ इस पे मोहर लगा दी जाती है, रफ कार्य हेतु। तो इसको रफ कार्य हेतु जो ये लिखा हुआ है ना, यहां पर यहीं पर आपको करेंगे। ठीक है, समझ गए? यहीं पर रफ कर लेंगे। समझ गए? वर्ड काउंट करके लिखने हैं इसमें, सारे क्वेश्चंस में नहीं, इसमें। अगर देखिए जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पे नहीं, अगर आयोग ऐसा कुछ परिवर्तित करेगा, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई परिवर्तन करेगा, तो आप उत्तर उसी के नीचे रहेगा तो आप लिख दीजिएगा उत्तर संख्या इतनी, ऐसे लिख के जाइएगा। और अगर उसमें लिखा हुआ है, उत्तर लिखा ही हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? पेंसिल से रफ कर लीजिए, पेन से ही कर लीजिए, और रफ करके लास्ट में मान लो यहाँ पे आपने रफ किया तो रफ करके फिर इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। और जितनी भी जहां खाली जगह बचती चली जाएगी, मान लीजिए कि संक्षेपण आपका इस पैराग्राफ में, मतलब ये इस पेज में दिया है, यही खत्म हो गया, तो आप इसको ऐसे ऐसे उठा के पेन से ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा। यहां खत्म हुआ, ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, नीचे एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा कि यहाँ एंड हो गया। ऐसे निबंध वाले में भी करना है। निबंध मान लीजिए कि आपका 2 पेज पहले ही खत्म हो गया, कोई लोग छोटे लिखते हैं कोई बड़े, मान लो यहाँ तक नहीं पहुंचे और यही आपका निबंध खत्म हो गया यहाँ पर, तो इसको उठा के ऐसे क्रॉस कर दीजिएगा, एक लाइन ऐसे खींच के फिर ऐसे क्रॉस कर दीजिए, या एक लाइन यहाँ खींच दीजिएगा, इसको क्रॉस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई कुछ उसमें लिख उठ ना सके। हाँ, इसका पीडीएफ दे तो दिया आप लोगों को। अच्छा नहीं दिया? अच्छा आज डलवा देंगे, लिखी हुई कॉपी दिखा दें। अच्छा ठीक है, किसकी कॉपी दिखा दें? मैं मंगवाता हूँ, मंगवाता हूँ, दिखा देते हैं। उनको बोलो, मैम को बोलो। कोई जो अच्छी कॉपी लिखी है किसी की, जिनको जैसे समीर की या जिनकी जिनको हाईएस्ट नंबर आए हैं, 2-3 वो मेरे पर्सनल नंबर पर जरा शेयर कर, इसी समय दिखा रहा हूं। कोई शब्द अगर गलत हो जाता है तो काट देते हैं, तो क्या नंबर कटेगा? अब गलत शब्दों को काटना तो पड़ेगा ही, लेकिन नंबर उस पर नहीं कटेगा, कोई माइनस मार्किंग यहां पर नहीं होती है। देखिए एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे काटने का तरीका क्या होता है कि कैसी चीजों को, मान लीजिए कि आपने लिखा, कुछ भी लिखा, जैसे आपने लिखा आवश्यकता, और आपको लग रहा है कि ये गलत हो गया, आपको ये नहीं लिखना था, तो आप काटिए, तो ऐसे काटिए बस, ये कट गया। अब बहुत लोग क्या करते हैं, यहां पर वो पेंटर बन जाते हैं, ऐसे करके पूरा गाना वाना गा के पूरा काट के फिर ऐसे करके फिर बॉक्स बना के फिर इसको राउंड करके, इतना समय आता कहां से है? इस तरीके से फिर इसको पोत के फिर इधर बॉर्डर खींच के पूरा ये कर देते हैं। तो वो कहता है आओ मुझे देखो, मैंने गलती काटा है, आओ देखो, तो यही दिखाई देता है। तो गलतियां तो होती रहती है लिखने में। ठीक है, तो वहां मतलब म्यूजिक पे ये नहीं करना है। ठीक है, कॉपी देखो, एक बार काट देना है बस। जैसे ये समीर की कॉपी है, देखते हैं समीर ने क्या, इनको 65 है ना, देखो 11.5 नंबर इनको यहां मिले हैं। इनकी कॉपी देखिए, हालांकि इनकी जो कॉपी है उसमें राइटिंग जो है इससे भी अच्छी और लोगों की है, लेकिन कंटेंट देखिए इनका अच्छा है, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। ठीक है, ये देखिए इन्होंने, देखो सभ्यता और संस्कृति का मूल अंतर। अच्छा ये पहले टेस्ट किया क्या, पता नहीं। ठीक, तो इसको ऐसे शीर्षक और सटीक सोचने का प्रयास करें, यहां पे कहा गया है। ठीक है, और कुछ अच्छा लिखते तो इनका 1 नंबर यहां पर देखो कट गया है। ठीक, गद्यांश का मूल भाव, इन्होंने, ये पहला वाला पेपर है ये, रुको दूसरे पेपर का भी मंगाता हूं। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ये इन्होंने दूसरे पेपर का दीजिए, फर्स्ट पेपर का क्यों दिया है? ये फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर दीजिए, और एक आध कॉपी भेजिए, एक आध कॉपी और भेजिए। अरे भाई जब क्वेश्चन फर्स्ट के हैं तो हम टेस्ट 2 के कैसे मान लें उसको? ठीक है, लाइव है हम, लाइव लाइव, गलत गलत कॉपी। ठीक है, जैसे इन्होंने वाक्य प्रयोग किया, आसमान से गिरा खजूर में अटका,
ठीक, तो एक विपदा से निकलकर दूसरी विपदा में फंसना, वाक्य प्रयोग अच्छा किया है, आगे बढ़े ऐसे इस तरीके से। जहां पे इन्होंने नहीं किया है तो उसमें नंबर कटे हैं, बाकी पूरे नंबर ये मिल गए हैं। निबंध भी इन्होंने अच्छा ही लिखा है, कृषि में तकनीकी नवाचार और सतत विकास। अब ये ऐसी कटिंग नहीं है, दो दो बार नहीं काटना है, इस तरीके से। ठीक है, और कॉपी एक आध दिखाते हैं आपको। एक श्रेया की कॉपी है, ये देखो। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या, मूल भाव संक्षेप में, ठीक लिखा है, देखो ये लिख दिया। ठीक, इस तरीके से देख रहे हैं ऐसे। अब थोड़ा सा जैसे इनके नंबर वहां पे कटे हैं, इन्होंने कम शब्दों में संक्षेपण डाल दिया। ठीक, राइटिंग कितनी बढ़िया है, अच्छी राइटिंग है, बिल्कुल स्पष्ट है, गैपिंग देखिए। नहीं, किसी की कॉपी ऐसे कैसे डाल देंगे, पहले उनसे अनुमति लेंगे तब डालेंगे। ऐसे किसी की कॉपी नहीं, दिखाना अलग चीज है, किसी का ऐसे कॉपी नहीं डालेंगे। पुरानी कॉपी भले किसी की, अब उस समय की कॉपी पिछले बैच की होगी तो भले डाल दें, या इनसे पूछ लेंगे। अब ये नहीं काटना है, देखो पूरा इनके मन में म्यूजिक चल रहा था, आ गया मौसम सावन का, पूरा इन्होंने बना दिया। ठीक है, ये देख रहे हो, तो ये नहीं करना है। ठीक, ये हर जगह यही काम है, इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके के आपको कोशिशें ये करनी है कि ये सारी चीजें ना हो। श्रेया है क्लास में, श्रेया की कॉपी है, हाँ श्रेया क्लास में हो, श्रेया हाजिर हो। ठीक, तो ये वाला म्यूजिक नहीं चलेगा, आप नॉर्मल रहिए। ठीक, इसको ऐसे नहीं करना है। सर इस कॉपी में ऐसे क्या टॉपिक है, ये क्या होता है, पिछले मॉडल पेपर के आंसर दे दीजिए सर, तो अपने आप चेक कर लेंगे। सर इनके शब्दों में समीपता ज्यादा है, आपके हिसाब से है या नहीं। सबका लिखने का अपना अपना तरीका होता है ना। स्पष्ट होनी चाहिए राइटिंग, राइटिंग जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्टता अगर है। अच्छा, अभी हम जैसे हीरा की कॉपी, बीओ की तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। अब आप लोग ये पेपर दे दीजिए, फिर सारे लोग बीएड है, बीओ में आइए, बीओ में फिर देखिए हम कैसे तैयार कराते हैं। उसमें आंसर लोग लिख रहे हैं, अभी पहली पहली मर्तबा ओनली है ना, लिख रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत हो रही है उन लोगों को। कोई टेढ़ा लिख रहा है, कोई कुछ ले रहा है। देखिए ये ज्यादा कम बहुत मायने नहीं रखता। ठीक है, स्पष्टता होनी चाहिए। देखिए स्पष्टता है, पढ़ने में आ रहा है, आप देखो इसको। ठीक है, बीईओ, बीओ नहीं, बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसकी वैकेंसी आने वाली है हमारे इसमें। पिछली बार भी वैकेंसी में अच्छे सिलेक्शन थे, इंटरव्यू भी पड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए वो वैकेंसी है। आप इसको, इससे निवृत्त होइए। फिर अगर आपको अधिकारी बनने का सपना है, बीएड किए हुए हैं, बीएड नहीं है सारे लोग, तो आप उसमें आइए। तो उसमें हम देख रहे हैं कि नए नए बच्चे हैं। मैं बताने क्या जा रहा था इसको, तो उसमें कुछ लोग, मैं बताने ही जा रहा था, कुछ लोग लाइन वाली कॉपी पे लिख के भेज रहे हैं, है ना। तो लाइन वाली जो कॉपी है उस पर नहीं लिखना है आपको, जितना भी प्रैक्टिस करनी है इस पे करनी है। तो ये कॉपी अच्छी है, देखो मुझे ठीक लग रही है। इन्होंने क्या किया है, QCAB पे नहीं लिखा है, ये वैसे लिख दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे छपा नहीं है। तो इन्होंने प्रश्न उत्तर दोनों उतारा है। ठीक है, बीओ का फॉर्म आने वाला है, आएगा। ठीक, समझ में आया। और मैं एक आध कॉपी, एक कॉपी मेरे पास थी, मैं कल आपको दिखा रहा हूं। एक किसकी कॉपी थी, वंदना, अंकिता, प्रियंका, वर्षा, मैंने ये सब कॉपी चेक की थी कल। अवनी, शिवानी, एक कॉपी राइटिंग बहुत अच्छी थी, ये दीक्षा की थी क्या, ये भी राइटिंग अच्छी है। अब इन्होंने QCAB पे ही किया है पूरा, देखिए, और बहुत बढ़िया लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रकृति के उदाहरणों के माध्यम से समय की, पूरा इन्होंने अच्छे से लिखा है ना। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। शीर्षक भी इन्होंने दिया, आधा नंबर तब भी मैंने काट लिया। अब यहां पर देखो इन्होंने मूल भाव में क्या किया, प्रस्तुत गद्यांश का मूल भाव यह है कि, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है,
निबंध 1 घंटे निबंध के लिए रखिए, 50 मिनट लिखिए, 10 मिनट स्ट्रक्चर बनाइए। देखा? बात समझ में? टेस्ट का ये अलग एक प्रोग्राम चला था, उसमें इसको रखा गया था। ठीक है, अब इनकी इनकी राइटिंग बहुत ठीक लगी थी मुझे। एक कॉपी और मैं ढूंढ रहा था, अब यहां इन्होंने शब्द संख्या नहीं लिखी है। शब्द संख्या यहां पे लिखनी चाहिए। कितनी शब्द संख्या लिख देते तो आधा नंबर और बढ़ जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं, जो हो पाता है वो करते हैं। यहां पर देखो इनके नंबर कटे भी हैं। यहां पे भी देखो इन्होंने लिखा वैज्ञानिकों ने इस घटना का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया, प्रत्यक्ष अवलोकन किया। नंबर कटे भी हैं, तब भी ठीक नंबर आए हैं, है ना। सटीक अर्थ इन्होंने नहीं लिखा, ये सब कमेंट है। निबंध ठीक लिखा है जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखिए ये राइटिंग ठीक है, अच्छी राइटिंग है। अब जगह गैपिंग देखिए, लाइन देखिए सीधी है। 10 मिनट में स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, 50 मिनट में लिख दीजिएगा। ठीक है, शब्द संख्या का मतलब है कि कितने शब्दों में आपने ये आंसर लिखा है, उसको लिख दीजिए। यहां पर शब्द संख्या वाला पॉइंट ये है, बता रहे हैं। आप इसको लिखिए कि कितने शब्दों में आपने इसको लिखा है। ये इन्होंने फालतू इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां से जैसे आपने जब लिखा ही तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे गिनते चले गए। कितने शब्दों में लिखेंगे, इसको लास्ट में यहां पे लिख दिए कि इतने शब्द हैं, इतने शब्द यहां पर है। ये आपने लिख दिया यहां पर, यही शब्द संख्या है, ज्यादा बढ़ गया है। यहां पर आपने लिख दिया कि इतने शब्द, 95 शब्द, 65 शब्द, जो भी जितने शब्द का हो 1 तक। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप लोगों को क्वेश्चन पूछना था, लेकिन सब पूछ ही चुके हो। मेरी अगली क्लास है, कल मिले कि ना मिले। अब आगे आज कोई डिस्कशन नहीं होगा, ये आप लोग बताएंगे ना, हम तो खाली यार बैठे ही हैं, हम तो जब कहोगे मिल ही जाएंगे। छोटे शब्द, शब्द छोटे, वाक्य पूछिए, वाक्य नहीं भाई, केवल संक्षेपण में लिखना है, केवल संक्षेपण में शब्द संख्या लिखनी है। केवल संक्षेपण वाले क्वेश्चन में शब्द संख्या लिखनी है, केवल संक्षेपण वाले प्रश्न में शब्द संख्या लिखनी है। ठीक, अब याद हो गया, गा के याद हो जाता है। प्रश्न संख्या 1 के प्रश्न नंबर दा, आबासादा, ABCD, उसमें शब्द संख्या लिखनी है। ठीक है, निबंध कुछ और हम अपलोड करवा देंगे जो आप लोगों ने अभी अनुरोध किया है, और जो बाकी जो है उसको चलिए, आप लोगों का मन है तो हम कल आ जाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है, डर लग रहा है। ये देखो अब तो कॉपी बिल्कुल शेयर नहीं करनी है। थैंक यू सो मच।